जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चौधरी आईएएस अकेडमी पर। मैं चौधरी अनिल सौरान आशा करता हूं कि आप और आपकी फैमिली में सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम आप जानते हैं कि हमने ज्योग्राफी क्लास 6 एनसीईआरटी स्टार्ट की हुई है। आज हम उसका चैप्टर नंबर सेकंड करेंगे, ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव, यानी कि हमारी इस चैप्टर के उद्देश्य क्या है। तो हम इसमें ग्लोब के जो विभिन्न आकार और प्रकार हैं उनके बारे में जानेंगे। अक्ष, विषुवत, भारत में समय, भारतीय मानक समय, इन सभी के बारे में जानेंगे। उसके बाद पृथ्वी के ताप कटिबंध और अक्षांश रेखाएं, जिनको हम अक्षांश या फिर समांतर रेखाएं भी जिनको हम कहते हैं, उनके बारे में जानेंगे। फिर महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, उनके बारे में जानेंगे। समय के अंतर दर की गणना, कि समय में जो अंतर आता है वो क्यों आता है, उसके बारे में जानेंगे। देशांतर और समय, जो उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, इन सभी के बारे में इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपने देखा है कि पिछले अध्याय में आपने पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी जो है वो गोलाकार नहीं है। यह उत्तर ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। तो पहले चैप्टर में हमने डिस्कस कर लिया था हमारी पृथ्वी के बारे में। उसके बाद में क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है, हमारी पृथ्वी वो कैसी दिखती होगी। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। आप ग्लोब को देखेंगे तो वो हमारा पृथ्वी जैसा ही बिल्कुल आपको दिखाई देता है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। जो ग्लोब है वो सेम टू सेम आपको पृथ्वी जैसा ही दिखाई देता है, और ग्लोब आपको मेनली ऑफिस में देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्लोब के विभिन्न आकार और प्रकार। जो हमारा ग्लोब होता है उसके आकार और प्रकार अलग अलग हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। बड़े ग्लोब, जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते। जो बड़े ग्लोब होते हैं उनको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं ले जा सकते। उसके बाद आते हैं छोटे ग्लोब, जिनको पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब, तथा गुब्बारों जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब के दो प्रकार होते हैं, कौन से? बड़े ग्लोब और छोटे ग्लोब। बड़े ग्लोब होते हैं उनको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं ले जा सकते, लेकिन छोटे ग्लोब जो होते हैं उनको आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। क्योंकि वो छोटे ग्लोब होते हैं उनको हम पॉकेट में भी रख सकते हैं, वो गुब्बारा टाइप भी हो सकते हैं जिनमें हवा भरने पर वो आपके सामने ग्लोब जैसा प्रतीत होता है। उसके बाद ग्लोब जो होते हैं वो स्थिर नहीं होते। ग्लोब होते हैं वो स्थिर नहीं होते। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या फिर लट्टू घूमता है। जो ग्लोब होता है आपने देखा भी होगा, उसको हम घुमा सकते हैं। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। जो ग्लोब होता है हमारा, उसके ऊपर हमारे वर्ल्ड में कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से महाद्वीप हैं और कौन कौन से महासागर हैं, उन सभी की जानकारी होती है। और सेम हमारी पृथ्वी के ऊपर जैसे वो हैं वैसे ही आपको ग्लोब के ऊपर अंकित किए हुए मिलते हैं। उसके बाद में पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। क्या कहा गया है कि पृथ्वी के समान कोई भी गोला होता है उसके ऊपर किसी भी बिंदु की स्थिति का वर्णन क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। तो फिर प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं में देखा हूं कि संदर्भ की आवश्यकता होती है। यानी कि जो हमारा ग्लोब है वो पृथ्वी के ऊपर तो हम अंकित नहीं कर सकते, लेकिन ग्लोब होता है उसका एक छोटा विवरण आपके सामने होता है ग्लोब के रूप में पृथ्वी का। उसके ऊपर कुछ बिंदुएं होती हैं जिनसे हम नोट कर पाते हैं कि यहाँ पर ये जगह है, ये महाद्वीप है, ये महासागर है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। तो प्रश्न यह उठता है कि किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। तो इसके द्वारा क्या पड़ता है, हमें किसी बिंदुओं या फिर रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ये हमारा ग्लोब है। इसके ऊपर जितने भी महाद्वीप, जितने भी देश, जितने भी सारी चीजें, नदियां, सब कुछ है, वो सारी चीजें इसके ऊपर दिखाई देती है आपको, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी एक पृथ्वी का एक वास्तविक रूप जैसा ही ये होता है जिसके ऊपर हर चीज अंकित की हुई होती है। इसको आप घुमा कर देखेंगे तो सेम हमारी पृथ्वी जैसे घूमती है वैसे ही आपका ग्लोब होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे अक्ष की। अक्ष जो है वो किसे कहा जाता है, तो एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थिर होती है। क्या कहा गया है, एक सुई जो होती है ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में जो स्थित होती है उसी को हम क्या कहते हैं,
अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उसको हम क्या कहते हैं, उत्तर या फिर दक्षिण ध्रुव कहते हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। जो हमारा ग्लोब है उसको कैसे घुमाया जा सकता है, तो जैसे हमारी पृथ्वी घूमती है वैसे ही पश्चिम से पूर्व इसको घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। क्या अंतर है, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है। क्या कहा गया है कि ग्लोब के ऊपर तो ये रेखा आपको अंकित की हुई होती है, लेकिन हमारी पृथ्वी पर ऐसी कोई भी रेखा नहीं होती, बल्कि वो एक काल्पनिक रेखा होती है। फिर हम बात करते हैं विषुवत वृत्त के बारे में। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, उसे हम क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं। किसे कहते हैं विषुवत वृत्त हम, जो एक काल्पनिक रेखा होती है और ग्लोब को जो दो बराबर भागों में बांटती है उसको हम विषुवत वृत्त कहते हैं। ग्लोब के अंदर आपने देखा भी होगा एक लाइनिंग सी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिण गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। तो उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध किसे कहा जाता है, जो उत्तर में स्थित आधा भाग है उसको तो हम उत्तरी गोलार्ध कह देते हैं, और जो पृथ्वी के दक्षिण में जो आधा भाग रह जाता है उसको हम क्या कह देते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कह देते हैं। और ये दोनों ही क्या है, बराबर के भागों में बटे हुए हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। इसी प्रकार क्या कहा गया है कि जो विषुवत वृत्त है वो पृथ्वी के ऊपर एक काल्पनिक रेखा बनाती है, एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु भी है। ये बिंदु है क्या है कि कोई भी स्थान का अगर हमें पता लगाना हो तो उसमें यह हमारी सहूलियत कर देता है। नेक्स्ट है आपका अक्षांश रेखाएं, जिनको हम कई बार समांतर रेखाएं भी कहते हैं। तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं या फिर समांतर रेखाएं कहते हैं। किसको कहते हैं, समांतर या अक्षांश रेखाएं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित जो सभी समांतर वृत्तों का अक्षांश और देशांतर रेखा कहा जाता है। अक्षांशों को किस में मापा जाता है, तो अक्षांश जो होते हैं उनको हम अंशों में मापते हैं। किस में मानते हैं, मापते हैं, अंश में। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं हमारा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको देख लीजिएगा आप। विषुवत जो रेखा है वो भी आपको दिखाई गई है। फिर हम बात करते हैं महत्वपूर्ण जो अक्षांश रेखाएं हैं हमारी, जिनको, तो सबसे पहले हमारा विषुवत वृत्त है। कौन कौन सा है, विषुवत वृत्त, इसका मान क्या होता है, 0 डिग्री। फिर दूसरा आपका उत्तर ध्रुव और इसका मान क्या है, 90 डिग्री उत्तर। उसके बाद में है आपका दक्षिण ध्रुव, तो ये क्या होगा आपकी 90 डिग्री दक्षिण। इसके अतिरिक्त चार महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी है। अगर महत्वपूर्ण रेखाओं की हम बात करें तो विषुवत वृत्त, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है। इसके अलावा भी हमारी चार महत्वपूर्ण रेखाएं बच जाती हैं, और वो कौन कौन सी है, तो सबसे पहले है आपकी उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा। जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है उसमें कर्क रेखा है, इसका मान क्या है, 23/1/2 उत्तर। उसके बाद में आपकी दूसरी कौन सी है, दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा, और इसका मान क्या होगा, 23/1/2। उसके बाद में तीसरी आपकी महत्वपूर्ण रेखा कौन सी है, तो वो आपकी विषुवत वृत्त, और इसका कितना है मान, 66/1/2 उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त। और लास्ट आपकी कौन सी है, विषुवत रेखा के 66/1/2 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त। तो ये आपकी तीन विषुवत वृत्त, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। इसके अतिरिक्त आपकी चार जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं थी वो चारों आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। साथ साथ आप नोट्स जरूर बना लें। नेक्स्ट है फिर हमारा पृथ्वी के ताप कटिबंध। और पृथ्वी के हमारे ताप कटिबंध कितने हैं, तीन हैं। कौन कौन से, पहला उष्ण कटिबंध, फिर शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। तो इनके बारे में चलिए डिस्कस कर लेते हैं। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांश पर्व सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के बिल्कुल ठीक ऊपर होते हैं, और इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं। उष्ण कटिबंध हम किसे कहते हैं, कर्क रेखा और जो हमारी मकर रेखा है उसके बीच के सभी जो अक्षांश होते हैं वो वर्ष में एक बार बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर होते हैं, और उस क्षेत्र में उसमें में क्या होती है, सबसे ज्यादा गर्मी उत्पन्न होती है, और उसी को हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं। दूसरा हमारा शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध हम किसे कहते हैं,
तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। उसमें सिर के ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पर जो दोपहर का सूर्य है वो कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं और इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वर्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वर्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान क्या हो जाता है, मध्यम हो जाता है, सामान्य हो जाता है। तो इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और इसके बाद में लास्ट हम डिस्कस करेंगे शीत कटिबंध। शीत कटिबंध हम किसे कहते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वरित एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वरित एवं दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य जो है क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता, और इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, शीत कटिबंध कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा देशांतर और समय। तो ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। क्या कहा गया है कि ग्रीनविच पर स्थित जो प्रमुख यामोत्तर है उस पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है, तो उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होती है, दोपहर होती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। हमारी पृथ्वी जो है वो किस से किस साइड की ओर चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी जो हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व हैं उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। यानी ग्रीनविच के पूर्व में जो भी स्थान होंगे उनका क्या होगा, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, और जो भी स्थान ग्रीनविच से पश्चिम में होंगे उनका समय क्या होगा, पीछे होगा। फिर हम बात करते हैं समय के अंतर दर की गणना हम कैसे करते हैं। तो पृथ्वी जो है लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। क्या कहा गया है कि हमारी पृथ्वी जो है एक दिन और एक रात में क्या करती है, 360 डिग्री घूम जाती है। अर्थात वह एक घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। क्या कहा गया है कि हमारी जो पृथ्वी है वो एक घंटे में तो 15 डिग्री घूमती है, और 4 मिनट की अगर हम बात करें तो उसमें 1 डिग्री घूमती है। उसके बाद इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में क्या समय हो जाएगा, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 60 मिनट हो जाएगी, यानी कि 60 मिनट आगे हो जाएगा, और 60 मिनट का मतलब 1 घंटा बन जाता है हमारा। तो वहां पर क्या होगा, दोपहर के 1 बज जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 12 बजेंगे तो वहां पर 1 घंटे आगे का समय हो जाता है, तो वहां पर 1 बजा हुआ होगा उस टाइम में। लेकिन ग्रीनविच से पश्चिम का समय जो होगा वो क्या होगा, 1 घंटे पीछे होगा। हमने पीछे डिस्कस भी किया था कि ग्रीनविच से पूर्व में जो होंगे उनका समय आगे हो जाएगा, और पश्चिमी जो होंगे उनका समय पीछे होगा। तो यहाँ पे भी वो सेम बात कही गई है कि 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहां सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, तब उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो आपको बता दिया है कि जो 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को समय लगता है वो कितना लगता है, 4 मिनट का लगता है। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 180 डिग्री पर मध्य रात्रि हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट आपका भारतीय मानक समय। हमारा भारत का जो मानक समय है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो गुजरात का जो द्वारका और असमगढ़ का सॉरी असम का जो डिब्रूगढ़ है, उसके स्थानीय समय में लगभग कितने मिनट का अंतर है, तो 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। अब आप हमारे इंडिया में ही देख ले कि गुजरात का जो द्वारका नाम की जगह है और असम का जो डिब्रूगढ़ है, उसके और उसके समय में भी लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यमोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। क्या कहा गया है, इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि देश के बिल्कुल बीच से जो होकर गुजरने वाली यमोत्तर का है उसको क्या माना जाए, स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। भारत में 82 सही 1/2 डिग्री पूर्व मानक यामोत्तर माना गया है। मानक यामोत्तर किसको माना गया है, तो भारत में 82 सही 1/2 डिग्री पूर्व जो है उसको मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय भी माना जाता है, और इसी को क्या माना जाता है, हमारे पूरे देश का मानक समय भी माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। फिर हम बात करते हैं भारत में समय। भारत ग्रीनविच के पूर्व में पड़ता है, तो यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। क्या कहा गया है
कि भारत जो है वो ग्रीनविच के किस में स्थित है, पूर्व में स्थित है। तो यहाँ का समय ग्रीनविच से समय से कितना आगे होगा हमारा, तो 5 घंटे 30 मिनट का डिफरेंस होगा। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होते हैं, तब भारत में क्या समय हो जाता है, 7 बज के 30 मिनट हो जाते हैं। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। हमारे इंडिया के अंदर एक ही मानक समय है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जिनका देशांतरीय जो विस्तार है वो बहुत ज्यादा होने के कारण वहां पर एक से भी ज्यादा मानक समय क्या है, अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। जो रूस है उसमें 11 मानक समय अपनाए गए हैं। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। कितने क्षेत्र को घेरता है, 15 डिग्री देशांतर तक के समय को ये घेर लेता है। और लास्ट में हम बात करते हैं भारत में समय की, तो कैसे कैलकुलेशन होती है वो आप देख लीजिए कि पीछे हमने डिस्कस किया था कि कैसे 5 घंटा और 30 मिनट जो है वो हमारा समय आगे है किससे, लंदन से। तो वह हमारा जो है, इसको देखेंगे 1 डिग्री को घूमने में कितना टाइम लगता है, हमारी पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं। तो 82 डिग्री घूमने में कितना लग जाएगा, 82 से 1/2 आपने देखा था पीछे, तो उसको घूमने में लग जाएगा 320 मिनट। और 320 मिनट को अगर हम हावर्स में कैलकुलेट करें तो कितना टाइम बन जाता है हमारा, 5 घंटे 30 मिनट। तो इस प्रकार जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होते हैं तो हमारे यहाँ पर शाम को रात क्या हो रखा होता है, 7 बज के 30 मिनट का समय हो रखा होता है। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर सेकंड था, ज्योग्राफी क्लास 6 का, वो आपका कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।